Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 14th of July 2022, Thursday. Motivation of the day is Action is the foundational key to all success. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। रीडेवलप्ड स्टेशंस टू बी अप फॉर ग्रैब वाया रिट्स under the National Monetization Pipeline, that is NMP. Different government ministries, different government departments have been given the different target फॉर अपकमिंग ईयर्स। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत हर डिपार्टमेंट के पास अपना अपना टारगेट था इन ऑर्डर टू जनरेट द रिवेन्यू थ्रू मोनेटाइजेशन ऑफ आइडल असेट्स और अनयूज असेट्स। और उसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो टारगेट था NMP, दैट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के अंदर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 30K करोड़। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का टारगेट था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अपने आइडल और अनयूज असेट्स के मोनेटाइजेशन से अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ का रिवेन्यू इस फाइनेंशियल ईयर में जनरेट करना था थ्रू नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम और अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम। And in comparison to other ministries, other department, the target of Ministry of Railway was massive. So in order to achieve this massive asset line monetization target, now Ministry of Railway has decided to put all the redeveloped station up for the grabbing through real estate investment trust. सो ऐसे स्टूडेंट जो कि रेगुलर न्यूज़ एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सब बेसिकली एक स्पेशल मोड है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट सेक्टर में फंड रेजिंग के लिए, जहाँ पर एक असेट को पूल किया जाता है एक ट्रस्ट के फॉर्मेट में और डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस असेट में पैसा लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिसाइड किया है कि जो रीडेवलप स्टेशंस हैं उनको REIT के थ्रू मोनेटाइज किया जाएगा इन ऑर्डर टू जनरेट दिस अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। तो जो ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लाएगी, ये छोटे छोटे ट्रेंचेस या छोटे छोटे फेजेस में या छोटे छोटे अकाउंट्स में लाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार जितने भी असेट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास इमीडिएटली उस सभी पर वो RIET इशू कर दे। तो इस फिजिकल ईयर में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज गोइंग टू ब्रिंग स्मॉलर ट्रेंचेस रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन ऑर्डर टू monetize the massive asset pipeline through national monetization or under national monetization pipeline scheme in order to achieve its ambitious targets of revenue generation। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के शेयर की बात करें जो कि NMP के तहत डिसाइड किया गया है बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 तक के लिए ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम या स्कीम चलाई गई है जिसके तहत बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अपने आइडल रीयूज्ड असेट्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें इवैल्यूएट करना, देन उन्हें मोनेटाइज करना एज पर द मार्केट वैल्यू, ये सारे जो टास्क है वो परफॉर्म करने हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के ओवरऑल टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो रेलवेज alone responsible for achieving the fourth of the ambitious target of this NMP। NMP का जो टोटल टारगेट है इंक्लूडिंग ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, तो वो 6 ट्रिलियन का मोनेटाइजेशन है कि अप्रॉक्सीमेटली मोनेटाइजेशन के थ्रू 2025 तक अप्रॉक्सीमेटली 6 ट्रिलियन का रिवेन्यू जनरेट किया जाए, जिसका 1/4 अकेले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर है। एंड दैट इज़ वाई मिनिस्ट्री इज़ अप्रोचिंग REIT mode differently and in a specialized manner from what was initially stipulated under this scheme। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपने अकॉर्डिंग ये जो REIT जो मोड है असेट मोनेटाइजेशन का, इसको यूज़ कर रही है इन ऑर्डर टू जनरेट द ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम। और इसी के लिए नीति आयोग से प्रॉपर डिस्कशन में है कि कैसे कैसे असेट्स को मोनेटाइज किया जाए, क्या पेक्यूलरिटीज़ हैं जो
आईटी में स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए इंक्लूड करी जा सकती हैं। तो जो डेलिब्रेशंस है दैट इज़ गोइंग ऑन, और अभी तक के लिए जो थॉट है वो ये है कि मिनिस्ट्री जो है वो खुद रीडेवलपमेंट करे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ट्रिपल पी मॉडल. सो मिनिस्ट्री शुड कंडक्ट द रीडेवलपमेंट इन इंजीनियरिंग, procurement and construction, that is EPC mode, instead of going triple P, and then monetize the assets that may generate the larger revenue in comparison to going for triple P model. It means जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पहले खुद, या जो भी स्टेशन जिनको बेसिकली REIT के थ्रू मोनेटाइज करने की बात करी जा रही है, उनकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन रेलवे मिनिस्ट्री खुद करे. एंड वंस दीज स्टेशंस आर रीडेवलप्ड देन इसको REIT के थ्रू मोनेटाइज किया जाए. ऐसा करने से जो वैल्यूएशन है वो भी हायर होगी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा थ्रू द मोनेटाइजेशन ऑफ दोज टाइप्स ऑफ रीडेवलप्ड स्टेशन. सो दिस इज़ द मोनेटाइजेशन टारगेट for railway ministry financial year 22, financial year 23, 24 और 25. नंबर ऑफ स्टेशन, कितने स्टेशंस हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं मोनेटाइजेशन के लिए, टारगेट क्या रखा गया है और उस टारगेट का टोटल NMP में कितना शेयर है. तो आप देख सकते हैं इस पूरी टेबल को, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इतना ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इन द अचीवमेंट ऑफ NMP टारगेट. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसी के साथ हम पेज नंबर 8 पर दी हुई न्यूज़ को भी कवर करेंगे. IIP ग्रोथ अप जस्ट 1.7% ओवर प्री कोविड लेवल. कल के न्यूज़ एनालिसिस में भी हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ साथ जो इंडिया का IIP है दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल आउटपुट या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, अपने 12 महीनों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है. और इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर it has shown increase of approximately 20% in the month of May because of the low base effect. लो बेस इफेक्ट की वजह से पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार हमारे IIP में 20% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है. इसके अलावा भी अगर हम देखें ओवरऑल या एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देखें तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 1.7% in comparison to the pre-COVID level. तो पिछले 12 महीनों में सबसे हाईएस्ट IIP रहा इन द मंथ ऑफ जून. इसके अलावा पिछले साल के कंपैरिजन में 20% इंक्रीज़ है. अपार्ट फ्रॉम इट प्री कोविड लेवल से अगर कंपेयर करें तो भी इंडस्ट्रियल आउटपुट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1.7% ज़्यादा पहुंच चुका है. तो 2019 में जबकि इंडिया में कोरोना वायरस ने हिट किया था, उस समय जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, उससे अब 1.7% ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट आया है इन द मंथ ऑफ मे एंड जून. और ये डेटा कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि शायद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है अपनी नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग में इतना एग्रेसिवली रेट को इंक्रीज़ ना करे, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है इकॉनमी में. 12 महीनों के बाद IIP अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है, प्री कोविड लेवल को भी क्रॉस कर चुका है, पिछले साल के कंपैरिजन में भी अच्छा खासा इंक्रीज़ है. तो कहीं ना कहीं RBI अभी इस समय ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहेगी. तो जो अगस्त में जो रिव्यू मीटिंग है उसमें बहुत एग्रेसिवली रेट हाइक देखने को शायद ना मिले, क्योंकि इस समय जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन है, वो 7 का मार्क क्रॉस कर चुकी है. तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शायद जो नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग शेड्यूल है उसमें RBI ह्यूज या एग्रेसिव रेट हाइक पर जाए. बट इस डेटा के बाद, IIP के डेटा के बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि प्रॉबेबली there will be increase or rate hike in upcoming review meeting, but it should not be that much aggressive, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ द हाई circulation of money. Although manufacturing output, which comprises more than 3/4 of the index,
fell by almost 1% in May 2022 compared to May 2019. जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो आईआईपी को डोमिनेट करता है डिस्पाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन बाय इलेक्ट्रिसिटी इज 13% एंड माइनिंग बाय 9%। और इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये आईआईपी में और जो कोर इंडस्ट्रियल आउटपुट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट हम लो बेस इफेक्ट भी कह सकते हैं। लो बेस के इम्पैक्ट को या इफेक्ट को नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज़ किया आईआईपी पर, उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा है कि जो ग्रोथ रेट्स हैं दैट इज़ over the corresponding period of previous year are to be interpreted considering the unusual circumstances। it means जो कि आईआईपी का डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को इस लाइट में एनालाइज करना चाहिए कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो नॉर्मल नहीं हैं ऑन द अकाउंट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। तो लो बेस का इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट और जो अदर अनअकाउंटेड फैक्टर्स हैं उनका इम्पैक्ट भी आईआईपी पर एनालाइज करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एनी इंटरप्रिटेशन, एनी कंक्लूजन। सो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर: माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड टोटल आईआईपी। जिसमें कि मैंने आपसे बताया भी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है टोटल आईआईपी को। 2022, 2023 और 2021 और 2022 का अप्रैल और मई का डेटा है, आप देख सकते हैं। इट मीन्स प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन किया गया है, इसके बाद प्री कोविड से कंपैरिजन किया गया। तो डिफरेंट बार जो हैं, डिफरेंट कलर के बार हैं, ये डिफरेंट टाइम पीरियड इंडिकेट करते हैं। और उस टाइम पीरियड में माइनिंग सेक्टर में कितना आउटपुट रहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना आउटपुट रहा, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कितना आउटपुट रहा और टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना रहा। एंड दिस ब्लू बार इंडिकेट्स द दिस टाइम पीरियड मई 2022। तो हम क्लियरली देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू द इवन कोविड पीरियड, दिस May 2022 data indicates a higher amount of output in all sector, even in overall IIP। इसके साथ ही एक और न्यूज़ भी दी हुई है जो कि रुपी से रिलेटेड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन रुपी कंटिन्यूअसली स्लाइड डाउन कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, उसको भी इसी सेक्शन में कवर करेंगे। रुपी स्लिप्स टू न्यू लो, ब्रेंट बिलो $99 ऑन राइजिंग डॉलर। थर्ड स्ट्रेट डे के ट्रेडिंग सेशन में जो इंडियन रुपी है वो अपने फ्रेश लो पर पहुंच गया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और हर दिन कोई ना कोई नया रीज़न, कोई ना कोई नया इंटरनेशनल फैक्टर जनरेट होता है जिसकी वजह से इंडियन रुपी फर्दर डेप्रिशिएट करता है। आरबीआई इंटरवेंशन करता है। आरबीआई के इंटरवेंशन के इम्पैक्ट के रियलाइज होने से पहले, मटेरियलाइज होने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इंडियन रुपी फिर से डेप्रिशिएट करता है। कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से फिर एफपीआई जो है उनका जो प्रोजेक्शंस हैं, उनके जो सेंटीमेंट्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी को लेकर के डाउन हुए और उन्होंने फिर से इमीडिएटली सेलिंग शुरू कर दी। हालांकि आरबीआई बहुत सारे मेजर्स भी ले रही है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दिस आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया, बट उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज़ दी हुई है, एक सेक्शन दिया हुआ है डी कोड करके, जहाँ पर आरबीआई कौन कौन से मेजर्स ले रही है और उन मेजर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फॉरेन आउटफ्लो पर, फॉरेन इनफ्लो पर, वो आप पढ़ सकते हैं इन डिटेल मैनर। तो अब रुपी की बात करें तो कल के सेशन में जो रुपी है वो और अपने फ्रेश न्यू लो पर पहुंच गया। रीज़न क्या हुआ? ड्यू टू द rebound in crude oil prices as a global wave of risk aversion led to the capital flowing out of the emerging markets, not only from India but from other markets as well। और अगर न्यू लो की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 79.64 INR पर डॉलर तक जो रुपी है वो फॉल किया। और इसका रीज़न जो क्रूड ऑयल में रिकवरी देखने को मिली उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट से फ्लो कर गया। And the rupee has already lost approximately 0.5% to the dollar only this week। और जिसकी वजह से इस पूरे ईयर में 2022 में जो ओवरऑल फॉल देखिए अगर हम इंडियन रुपी का, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.7% का फॉल इंडियन रुपी में अभी तक देखने को मिल रहा है। और ये कंटिन्यू
है डे बाय डे आरबीआई के इंटरवेंशन का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के जो अनसर्टनिटी बनी हुई है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट में रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, और जैसे ही कोई इवेंट होता है और ज़्यादा एफपीआई आउटफ्लो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से इंडियन रुपी और ज़्यादा गिर जाता है। सो लेट अस सी हाउ आरबीआई विल बी एबल टू टैकल दिस सिचुएशन। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लिप भी इसी न्यूज सेक्शन में डिस्कस करेंगे। एट 9.1% यूएस इन्फ्लेशन इन जून सीज बिगेस्ट जंप सिंस 1981। जैसा कि हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ इंडिया का ही कंसर्न इस समय नहीं है, इवन डेवलप्ड इकोनॉमी भी इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। और अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन क्यों आई, तो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी स्टार्ट हुई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत सारे इकोनॉमीज़ में डिमांड बढ़ रही थी, क्रूड ऑयल जो प्राइसेस थे वो भी बढ़ रहे थे, और उसी के बीच में रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गई जिसने सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। अब अप्रॉक्सीमेटली सभी इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो देखा जा रहा है। अगर यूएस इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी हर मंथ हर वीक नए टारगेट अचीव कर रही है। अभी रिसेंटली जून के महीने में जो यूएस इन्फ्लेशन है वो फोरकास्ट जो इन्फ्लेशन थी, जो प्रोजेक्शंस थे इन्फ्लेशन को लेकर के, उससे भी ज़्यादा पहुंच गई। तो यूएस में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 9.1% तक पहुंच गया। अपने सब पिछले 1981 का सबसे बड़ा जंप देखने को मिला इन द मंथ ऑफ जून इन टर्म्स ऑफ सीपीआई। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई रोज 9.1% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर in a broad-based advance and the largest gain since the end of 1981। तो 1981 से का अगर डेटा देखें, तब से अगर डेटा देखें, तो इस बार जो सीपीआई में जंप देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ जून, दिस इज द लार्जेस्ट जंप। कितना जंप है? अप्रॉक्सीमेटली 1.3% इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है पिछले महीने, यानी मई के मंथ के कंपैरिजन में जून में 1.3% का इन्फ्लेशन यूएस में इंक्रीज किया। दिस इज the most since 2005, reflecting the higher gasoline, shelter and food cost। और ये इन्फ्लेशन डेटा कहीं ना कहीं यूएस फेडरल को अब और ज़्यादा प्रेशराइज करेगा। किस लिए प्रेशराइज करेगा? क्योंकि सेंट्रल बैंक है यूएस का, तो अगर 9.1% तक सीपीआई जा रहा है तो कहीं ना कहीं फेडरल बैंक के लिए चैलेंजेस है, और ऐसा कहा जा रहा है कि फेडरल बैंक फिर से बिग इंटरेस्ट रेट हाइक पर जा सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जा सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस 9.1% ऑफ सीपीआई, जो कि गैसोलाइन, शेल्टर और फूड की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। प्रोजेक्शंस क्या थे? प्रोजेक्शंस ये थे कि 8.8% इन्फ्लेशन रहेगी इन द मंथ ऑफ जून, अप्रॉक्सीमेटली में से 1% का इंक्रीज देखा जाएगा, पर जो इंक्रीज एक्चुअल में हुआ वो 1.3% का हुआ, और जो सीपीआई वो 1.9% तक पहुंचा, जो 1981 से लेकर के अभी तक का हाईएस्ट जंप है। तो अगर यूएस इकोनॉमी में इस तरह की सिचुएशन हो रही है, फेडरल रिजर्व जो है वो प्रेशराइज है कि वो पॉलिसी टाइटनिंग या रेट हाइक पर जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अदर जो इमर्जिंग मार्केट हैं उनके सेंट्रल बैंक्स के पॉलिसी डिसीजंस पर भी देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 and 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। तो इस सेक्शन में भी हम पेज नंबर 6 और 7 से दो न्यूज़ कवर करेंगे। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। नोमुरा स्लैशेस फाइनेंशियल ईयर 23 जीडीपी फोरकास्ट टू 4.7% एमिड द रिसेशन फियर्स। तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, और रशिया यूक्रेन क्राइसिस अभी थमने का नाम नहीं ले रही है, उन सारे इंडिकेटर्स को देखते हुए नोमुरा ने फिर से जीडीपी फोरकास्टिंग करी है। किसके लिए? इंडिया के लिए। और इस बार के जीडीपी फोरकास्ट में नोमुरा ने इंडिया का जो जीडीपी प्रोजेक्शन किया है वो 4.7% का किया है। इट मीन्स जो पिछला प्रोजेक्शन था 5.4% का, उससे रिड्यूस कर दिया है इंडिया के जीडीपी प्रोजेक्शन को। पहले नोमुरा का जो अर्लियर प्रोजेक्शन था उसके अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी 5.4% से ग्रो कर रही थी
अब उसको रिवाइज करके 4.7। और इसका रीज़न रिसेशन फियर्स एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इस रेटिंग एजेंसी का ये मानना है कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है, कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट हाइक पर जाएंगे ही जाएंगे। जैसे कि अभी हमने यूएस वाली न्यूज़ डिस्कस करी और मैं ये भी डिस्कस किया कि अगर यूएस फेडरल पॉलिसी टाइटनिंग पर जा रहा है तो अदर इमर्जिंग मार्केट जो हैं उसमें भी सेम ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी इकोनॉमीज इस समय इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट कर रही हैं। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट इकॉनमी में बढ़ाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अदर सेंट्रल बैंक्स, उसका इम्पैक्ट मनी फ्लो पर, इन्वेस्टमेंट पर, डिमांड पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होगी। और इसी को देखते हुए नोमुरा ने जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो रिड्यूस कर दिया, स्लैश कर दिया 5.4% से लेकर के 4 to 4.7% तक, स्पेशली फॉर इंडिया इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर। और अगर नमूना के वर्ल्ड बाय वर्ल्ड पे जाएं तो उसका ये कहना है कि एक्सपोर्ट जो हैं वो फॉल कर रहे हैं, इंपोर्ट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं इन केस ऑफ इंडिया। और इंपोर्ट इंक्रीज होने की वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कैड की सिचुएशन जनरेट हो रही है। जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो भी डाउन हो रहा है। और इसको लेकर के कई सारे इकोनॉमिस्ट ने पहले भी बोला था कि इंडिया में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है अगर इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करनी है। तो नोमुरा ने जो रीज़न साइड किए वो यही है कि हायर इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग होगी, जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फॉल करेगा, पावर क्राइसिस की भी सिचुएशन है, और ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन तो चल ही रहा है। इन सब की वजह से इंडिया जो है इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 4.7% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा, इससे ज़्यादा का नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे नेगेटिव प्रोजेक्शंस ही किए हैं इंडिया के बारे में, कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहां पर शार्प रिकवरी एंटिसिपेट करी है, जैसे कि सर्विस सेक्टर। तो ये कहना है इस रेटिंग एजेंसी का कि प्री पैंडमिक लेवल के कंपैरिजन में कुछ सेक्टर जो हैं वो शार्प रिकवरी रजिस्टर करेंगे। सर्विस सेक्टर में स्पेशली शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी प्री पैंडमिक लेवल से, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस की वजह से फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव होंगी। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट पुशअप कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जिसकी और जिस तरह से बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट कुछ सेक्टर में रिकवरी के फॉर्म में विजिबल होगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट और आरबीआई के जो मेजर्स हैं वो खाली जाएंगे, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो इंक्लूसिव नहीं होगा, सेक्टर स्पेसिफिक होगा, ऐसा इस रेटिंग एजेंसी का मानना है। तो द इम्प्रूवमेंट it said has been the broad based across the consumption, investment, industry and external sector। तो कुछ कुछ सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट देखने को, रिकवरी देखने को मिलेगी। डिस्पाइट द गवर्नमेंट recent fiscal steps to counter inflation, इकोनॉमिस्ट आर बिलीविंग दैट देयर आर लॉट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गवर्नमेंट के मेजर्स का, आरबीआई के मेजर्स का देखने को नहीं मिलेगा। इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, और पावर क्राइसिस जो है वो और ज़्यादा टैरिफ रिवीजन को प्रेशराइज करेगी, तो जिसका इम्पैक्ट हमें कॉस्ट के फॉर्म में, डिमांड रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट रिडक्शन के फॉर्म में इकॉनमी में देखने को मिलेगा। यही नोमुरा ने आइडेंटिफाई किया है। तो अभी तक का अगर हम देखें तो ये सबसे पेसिमिस्ट प्रोजेक्शन है इंडियन इकोनॉमी के लिए बाय नोमुरा और एनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो दिस इज़ द स्टोरी इन नंबर्स, रियल जीडीपी, रेपो रेट, एसडीएफ, सीआरआर एंड बॉन्ड यील्ड। तो 2022 और 2023 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 2023 में प्रोजेक्शंस हैं, एक्सचेंज रेट के ये प्रोजेक्शंस हैं यूएसडी और आईएनआर के। 2022 में इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 78 के आसपास है, हालांकि अभी भी ये बढ़ रहा है और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये 81 तक जा सकता है एज पर द नोमुरा। तो जो ये प्रोजेक्शन है, दिस प्रोजेक्शन इज़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। अब इसी के साथ एक और न्यूज़ भी हम कवर कर लेते हैं जो कि इंडिया की रेटिंग से ही रिलेटेड है। इंडिया अप 5 स्पॉट टू 135 इन WEF जेंडर गैप स्टडी। तो इंडिया ने जेंडर पैरिटी पर 135वीं रैंक अचीव करी है। वेडनेसडे को ये रिपोर्ट रिलीज हुई। डिस्पाइट एन इम्प्रूवमेंट इन 5 प्लेसेस, कुछ
5 इंडिकेटर्स हैं जहां पर इंडिया ने इम्प्रूवमेंट रजिस्टर किया है इस जेंडर पैरिटी और जेंडर गैप स्टडी जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। इसके बावजूद भी इंडिया ने एक वर्स्ट पोजीशन रजिस्टर करी है। 135वां स्थान है जेंडर पैरिटी को लेकर के इंडिया का इन कंपैरिजन टू द अदर इकोनॉमी। हालांकि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया में ही ये इंक्रीज़ हुआ है फीमेल के लिए, बट इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा इंडिया को हाई पोजीशन या हाई रैंकिंग नहीं दिला पाया ये पर्टिकुलर मेजर इन जेंडर पैरिटी इंडेक्स। And Ireland retains the place as the world's most gender equal country, followed by Finland, Norway, and New Zealand and Sweden. तो स्कैंडिनेवियन नेशंस जो हैं अप्रॉक्सीमेटली हर रैंक पे, हर रिपोर्ट में हाई रैंक पे ही रहते हैं। तो जो एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 पब्लिश करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, याद रखें उसको जेनेवा में कल रिलीज़ किया गया, जहाँ पर इंडिया की 135 पोजीशंस हैं एंड ओनली 11 कंट्रीज रैंक्ड बिलो इंडिया। नाउ यू कैन अज्यूम कि इंडिया की पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। ईडी प्रॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस फ्लाउट KYC AML नॉर्म्स। तो ईडी इस समय बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोमाइसेस पे सर्चेस हो रही हैं और इसी पर्टिकुलर वेव में इंडिया के जो टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं जो कि क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में, इंक्लूडिंग US, ब्राज़ील, जर्मनी, ऑन देयर प्लेटफॉर्म विदाउट कंप्लाइंग विद द KYC नॉर्म, ऐसा आइडेंटिफाई किया है ईडी ने। तो ईडी ने जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन पर सर्च ऑपरेशंस किए और सर्च ऑपरेशंस के थ्रू ईडी ने पाया कि ये जो मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं, दीज क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर नॉट फॉलोइंग द KYC नॉर्म। व्हाट इज KYC नॉर्म? नो योर कस्टमर्स। इट मीन्स whenever any transactions are being done by any customer in terms ऑफ डिजिटल असेट्स और क्रिप्टो करेंसी, तो उस कस्टमर के उसका पैन अकाउंट, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कि उस कस्टमर को, उस इन्वेस्टर्स को ट्रेस किया जा सके, ये पूरी डिटेल फाइनेंशियल एंटिटीज़ को रखनी पड़ती है। आप लोग बैंक गए होंगे तो वहाँ पर आपने कई बार KYC फॉर्म जो है वो भरा होगा। तो ऐसा मानना है ईडी का कि डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है वो ये प्रूव कर रहे हैं कि नो योर कस्टमर रेगुलेशंस को फ्लॉट किया है इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो नॉर्म्स हैं उनको भी कॉन्ट्रावीन किया है। तो US, जर्मनी और ब्राज़ील के सिटीजन्स डायरेक्टली डील कर रहे हैं इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज में विदाउट हैविंग KYC एंड AML कंप्लाइंसेस। और पिछले 3 सालों में अगर देंगे, 3 सालों में अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन के ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसने वो ट्रांजैक्शन किया, किस तरह के कस्टमर थे। तो कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी को लेकर के, कोई KYC नॉर्म्स और AML कंप्लाइंसेस नहीं है, डिस्पाइट ऑफ इंडियन यूजर्स विद सच प्लेटफॉर्म प्रॉन टू हाई रिस्क। अब इसको लेकर के प्रॉबेबली ईडी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इनके अगेंस्ट कोई डिसीजन या कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फ्री बूस्टर शॉट्स टू ऑल एडल्ट्स फॉर नेक्स्ट 75 डेज। तो इस बार आज़ादी के 75 साल कंप्लीट होंगे और उसको सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी एडल्ट हैं इंडिया में उनको बूस्टर डोज, कोविड की बूस्टर डोज फ्री में अवेलेबल कराएगी। तो अब आगे आने वाले 75 दिनों में इंडिया में जो एडल्ट हैं यानी individuals those are above than 18 years can walk to any government hospital, वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं और फ्री में COVID-19 की बूस्टर डोज ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? तो उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला कि सेलिब्रेशन के लिए आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद जिस तरह से COVID-19 की डोजेस जो एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर हो गई हैं उसका वेस्टेज हो रहा है, तो वो वेस्टेज भी ओवरकम करना चाह रही है गवर्नमेंट, इसलिए प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उससे बूस्टर डोज को गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी और फ्री में अवेलेबल कराएगी अडल्ट को। दूसरा, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस कोविड के केसेस, बढ़ते कोविड के केसेस फिर से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, उससे पहले बूस्टर डोज दे दी जाए लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को। तो ये 2-3 रीज़न हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है। तो आगे आने वाले 75 दिनों तक कोई भी एडल्ट इंडिविजुअल किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के फ्री बूस्टर डोज ले सकता है बिकॉज ऑफ द 75 ईयर्स कंप्लीशन
of India's independence. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, इंडियन आईएनसी cheers as euro fall below dollar in a first since 2002. तो पिछले कई दिनों से लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूएस इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जहां पर यूएस डॉलर को 6 राइवल करेंसीज जिसमें यूरो भी एक करेंसी है उसके एक्सचेंज रेट को मॉनिटर करती है यूएस या यूएसडी इंडेक्स। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो यूरो है वो यूएस डॉलर से फॉल कर गया, इतनी तेज़ी से यूएस डॉलर बढ़ रहा है। और कई बार हमने भी डिस्कस किया है कि ये जिस तरह से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है ये केवल इंडिया के ही केस में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इवन जो अदर इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर भी यही सेम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो यूरो पहली बार 2002 के बाद से यूरो जो है दैट इज़ यूरोपियन करेंसी पहली बार डॉलर के अगेंस्ट वीक हुई है and is now at par with the greenback for the first time in 20 years. और इसकी वजह से जो इंडियन कंपनीज हैं दे आर हैप्पी, दे आर सेलिब्रेटिंग दिस। अब क्वेश्चन ये होता है व्हाई इंडियन आईएनसीज आर चीयर ऑन दिस पर्टिकुलर फॉल ऑफ यूरो। तो इसका सीधा रीज़न है कि जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने यूरो डोमिनेटेड डेट उठाया था इंटरनेशनल मार्केट से और वो उन्हें रीपे करना है। तो डेफिनेटली जब उन्होंने यूरो डेट उठाया था, जब लोन लिया था, यूरो डोमिनेटेड डेट लिया था, यूरो डोमिनेटेड बॉन्ड लिया था, तो उस समय यूरो की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी। और अब जो है यूरो या यूरोपियन करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर गई है। तो पहले उन्होंने ज़्यादा पैसा लिया था, उन्हें रीपे करने के लिए कम पैसा देना पड़ेगा, सो दैट इज़ अ प्रॉफिट मार्जिन फॉर देम। इसीलिए जो इंडियन कंपनीज हैं दे आर चेयरिंग अप। सो दिस इज़ द यूरो बॉन्ड इशूड बाय इंडियन कंपनीज, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो हम देख सकते हैं कि इशू डेट क्या थी, मेच्योरिटी डेट्स पास आ रही है, उसको लेकर के इंडियन कंपनीज जो हैं दे आर अज्यूमिंग कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस फॉल इन यूरो वैल्यू। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एट फर्स्ट फॉर्म गेट्स गवर्नमेंट नोट टू प्रोसेस ओपीएम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पहली बार प्राइवेट फर्म्स या किसी प्राइवेट फर्म को अलाउ किया है ओपीएम को प्रोक्योर करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो किस फॉर्म को अलाउ किया है? बजाज हेल्थ केयर को अलाउ किया है, गवर्नमेंट ने परमिट किया है कि वो ओपीएम का प्रोक्योरमेंट कर सकती है टू मेक द मेडिसिन दैट इज रिलेटेड टू पेन किलर, कफ सिरप्स एंड कैंसर ड्रग। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, और ऐसा कहा जाए कि अगर बजाज हेल्थ केयर को परमिशन मिली है टू एक्सट्रैक्ट द एल्क्लॉइड्स फॉर द मेडिसिनल पर्पस, गवर्नमेंट कैन ब्रिंग द अदर सेक्टर्स इनटू दिस फोरम एज वेल। तो स्टेट ओन जो प्लांट्स थे वो जो कि ओपीएम से एल्कोलॉइड को एक्सट्रैक्ट करते थे, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड। तो इसीलिए अब पहली बार किसी प्राइवेट प्लेयर को ओपीएम से एक्सट्रैक्शन करने की परमिशन मिली है, और ये इंडिकेशन है कि आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको ये परमिशन मिल सकती है, प्रोवाइडेड दैट दे विल यूज़ इट ओनली फॉर द मेडिसिनल पर्पस। अब देख लेते हैं। I think that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.